हेलो मेरे प्रिय छात्रों, काफ़ी दिन हो गए क्योंकि ना तो लाइव क्लास आ पा रही है और ना ही रिकॉर्डेड डल पा रही है। कुछ समस्याएं बन जाने के कारण ऐसा हुआ है। लेकिन अब आपकी जो रिकॉर्डेड क्लास है या लाइव क्लासेस है अब आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। ठीक है, चलो तो देखिएगा, हमने आपको पद्य साहित्य का इतिहास पढ़ाते पढ़ाते हम आ गए थे भारत तैंदी युग। मैंने आपको पढ़ा दिया था। अब हम आ चुके थे द्विवेदी युग पर। किस पर आ गए थे? द्विवेदी युग पर हम आ गए थे। तो सबसे पहले हम द्विवेदी युग को थोड़ा टारगेट करते हैं, है ना। तो चलो देखिएगा, तो बना लीजिए बेटा सब लोग हेडिंग द्विवेदी युग। बेटा कौन सा? द्विवेदी युग को बना लीजिएगा हेडिंग बेटा। तो देखो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन बन जाता है कि द्विवेदी युग का जो आरंभ हुआ था वो हुआ है 1900 ईस्वी से। कब तक हुआ है? 1900 ईस्वी से। ठीक है, 1900 ईस्वी से मान लेते हैं। और इसके जनक किसे कहा जाता है? इसके जनक कहा जाता है महावीर। कौन है बेटा? कि महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी को बेटा इसका जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्विवेदी युग के जनक किसे कहा जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी को द्विवेदी युग का जनक कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ था कि 1903 में एक सरस्वती नामक पत्रिका का संपादन हुआ था। कौन सी है? 1903 में। कब हुआ था? 1903 में सरस्वती पत्रिका का संपादन संपादन किया था। इसके माध्यम से समाज को एक नई दिशा मिली। समाज को एक नई दिशा मिली तथा इस युग में खड़ी बोली अधिकता मिलती है। तथा इस युग में खड़ी बोली की अधिकता मिलती है। खड़ी बोली की अधिकता मिलती है। इसलिए इसे खड़ी बोली युग भी कहते हैं। खड़ी बोली युग भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो अच्छे से, क्योंकि ये भाषा तो हमने आपको नॉर्मल तरीके से लिखा दी है, क्योंकि ये भाषा नहीं पूछी जाती है। आपसे पूछा जाता है कि द्विवेदी युग की कोई दो विशेषताएं लिखो। तो देखो आप इस भाषा से विशेषता भी बना सकते हो, और लेकिन मैं अभी विशेषता भी आपको लिखाऊंगा। तो देखो सबसे पहले कि द्विवेदी युग का आरंभ कब होता है? 1900 ईस्वी से। कब से हो जाता है? 1900 से हो जाता है। ठीक है, और इसके जनक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। और कमेंट करके आप जरूर बताना कि भारत तैंदी युग के बेटा जो जनक थे वो कौन थे। ठीक है, मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको बताना है। कमेंट करके सब लोग लिख दीजिएगा। अब देखो 1903 में क्या हुआ था बेटा कि सरस्वती नामक पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। तो आपसे पूछा जाए कि सरस्वती नामक पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1903 में हुआ था। और कब हुआ था? द्विवेदी युग में हुआ था। कब हुआ था? द्विवेदी युग में हुआ था। अब देखो सबसे बड़ी बात यह है कि देखो इसमें क्या हुआ था कि जो इसके माध्यम से जो सरस्वती नामक पत्रिका निकाली गई थी उसके माध्यम से समाज को एक नई दिशा मिली। मतलब जीवन जीने की कला एक नई दिशा मिली थी। और तथा इस युग में खड़ी बोली की अधिकता मिलती है। अब आपसे पूछा जाए, देखो बेटा ये क्वेश्चन बन गया, एक विशेषता भी बन गई कि द्विवेदी युग में खड़ी बोलों की अधिकता देखने को मिली है। क्या मिली है? खड़ी बोली की अधिकता देखने को मिली है। ठीक है, अब देखो आप हेडिंग बना लीजिएगा द्विवेदी युग की विशेषताएं। ये आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है।
द्विवेदी युग की विशेषता है। द्विवेदी युग की विशेषताएं पॉइंट को लिखते जाइएगा, नोट कर लेना सब लोग, क्योंकि बेटा देखो जब आपको अभी तो याद हो जाएगा मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन आपको आने वाले समय में फिर कैसे याद रहेगा, तो इसलिए क्या होना अति आवश्यक है। क्योंकि देखो अभी अगर आपको याद हो जाएगा लेकिन आपको आगे समस्या आएगी तो उसकी कारण की वजह से इसे आपको जरूर नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलो अब आगे की तरफ देखते हैं। द्विवेदी युग की देखो खड़ी बोली की अधिकता देखने को मिली है। इस युग में खड़ी बोली की अधिकता देखने को मिली है, देखने को मिली है। दूसरा पॉइंट देखिएगा, इस युग में देशभक्ति की भावना देखने को मिली है। देखने को मिली है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, रूढ़ियों का विरोध मिला है। इस काल में, इस युग में रूढ़ियों का विरोध हुआ है, ऐसे करके लिख लो। इस काल में रूढ़ियों का विरोध हुआ है। तो देखो सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन बन गया कि देखो द्विवेदी युग की कोई दो विशेषता लिखो, तो क्या अब आप लिख पाओगे? क्योंकि देखो इसमें खड़ी बोली की अधिकता देखने को मिली है, देशभक्ति की भावना देखने को मिली है, और इस युग में रूढ़ियों का क्या हुआ है? विरोध हुआ है। जो अत्याचारी लोग होते हैं ना, उनका क्या किया गया है? विरोध किया गया है, रूढ़ियों का विरोध हुआ है। ठीक है, बताओ यहां तक कोई समस्या? कमेंट करके जरूर बताना सब लोग, ठीक है। कोई भी समस्या हो तो आप कॉल कर सकते हो या फिर कमेंट में बता सकते हो कि सर ये समस्या है, हमें ये चीज समझ में नहीं आई, हम आपको दोबारा से जरूर बताएंगे, ठीक है। अब देखो एक और बता देता हूं मैं, क्योंकि अब हम चलेंगे छायावाद। किस पर चलेंगे? छायावाद युग पर। छायावाद युग ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसमें भी पूछ लिया जाता है कि छायावाद युग की कोई दो विशेषताएं लिखो। क्या पूछ लिया जाता है? छायावाद युग की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो सबसे पहले इस युग को समझ लीजिएगा। इस युग का आरंभ 1920 से हुआ है। लिखते चलो, इस युग का आरंभ 1920 से माना जाता है। इसमें प्रकृति का मनोहर चित्रण हुआ है। इसमें प्रकृति का मनोहर चित्रण हुआ है। इसमें प्रकृति का मनोहर चित्रण हुआ है। इसके जनक जयशंकर प्रसाद है। इसके जनक जयशंकर प्रसाद है। अब पता है बेटा, देखो जयशंकर, शंकर से कौन बेटा? कि शंकर भगवान। तो शंकर भगवान तो सब पे ही छाया रखते हैं, तो छायावाद के जनककार कौन हो गए? कि जयशंकर प्रसाद हो गए। कौन हो गए? जयशंकर प्रसाद हो गए। आप इसे अच्छे से भूल मत जाना, क्योंकि देखो छाया और बेटा देखो सब पर आशीर्वाद किसका रहता है? शंकर भगवान का। तो आप बता सकते हो कि छायावाद का जो प्रवर्तक कवि हो गए, या बेटा मैं कह सकता हूँ जनक कौन हो गए? तो जयशंकर प्रसाद हो गए। आपसे पूछा जाता है कि छायावाद के जनक किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। अब आपसे पूछ लिया जाए, मान के चलिएगा बेटा इसकी कि छायावाद की कोई दो विशेषता लिखो। अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है बेटा कि छायावाद की दो विशेषता है, तो लिखो छायावाद की विशेषताएं। छायावाद की विशेषताएं आप लिख सकते हो। देखिए छायावाद की विशेषताएं। अब देखो इसमें दो पॉइंट चलते हैं। देखो स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह। पहले हम कह सकते हैं बेटा स्थूल के प्रति, पहला पॉइंट लिखो स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह। स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह की भावना देखने को मिली है। विद्रोह की भावना लिख दो, की भावना
देखने को मिली है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह की भावना देखने को मिली है। दूसरा पॉइंट लिख पाओगे आप, करुणा और वेदना की भावना देखने को मिली है। इस युग में करुणा और वेदना की भावना देखने को मिली है। भावना देखने को मिली है। करुणा और वेदना की भावना देखने को मिली है। तीसरा पॉइंट लिख लो, प्रकृति का मनोहर चित्रण हुआ है। प्रकृति का मनोहर चित्रण हुआ है। प्रकृति का मनोहर चित्रण हुआ है। मनोहर चित्रण हुआ है। हुआ है। और चौथा पॉइंट आप लिख लीजिएगा, अज्ञात सत्ता के प्रति प्रेम की भावना। अज्ञात सत्ता के प्रति प्रेम की भावना। अब समझ लो अच्छे से क्वेश्चन को, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है कि छायावाद की कोई दो विशेषताएं लिखो, तो आप बता पाओगे। देखो, स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह देखने को मिला है। छोटी छोटी बातों के बीच में सूक्ष्म विद्रोह देखने को मिला है, मतलब आवाज उठाई गई है यहाँ पर, ठीक है। इस युग में करुणा और वेदना की भावना देखने को मिली है। जैसे महादेवी वर्मा छायावादी युग की कवि है, और लेकिन मैं उनकी कहता भी हूँ, जब हम आपसे बेटा भावपंच करवाते हैं तब उनमें बताते हैं कि इनकी रचना में अधिकांशतः करुणा और वेदना की भावना, नारियों के प्रति शोषण की भावना देखने को मिली है। तो इसमें हम लिख सकते हैं यहाँ पर छायावाद में कि करुणा और वेदना की भावना देखने को मिली है। और प्रकृति का मनोहर चित्रण हुआ है बेटा। देखो, छायावाद क्या है कि प्रकृति का मनोहर चित्रण, जितना भी कवि होगा बेटा तो उसने प्रकृति के ऊपर जरूर जिक्र किया होगा छायावाद में। और अज्ञात सत्ता के प्रति प्रेम की भावना, जिसे ज्ञात नहीं है और उसके प्रति किसकी भावना बेटा? प्रेम की भावना। अब देखो, छायावाद में से और भी क्वेश्चन बनता है, क्योंकि आपसे पूछ लिया जाता है कि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, इनके अनुसार छायावाद की परिभाषा लिखो, तो हम उनके अनुसार भी आपको बता देते हैं, ठीक है। अब देखो, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार डाल लो पहला पॉइंट। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार बेटा छायावाद को लिख लीजिएगा कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह, स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह, स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह ही छायावाद है। आपसे ऊटी बन जाती है कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोही परिभाषा किसने दी थी, तो आप बता पाओगे कि डॉक्टर नगेंद्र ने दी थी। किसने दी है? डॉक्टर नगेंद्र ने। तो आपसे पूछा जाए कि छायावाद की परिभाषा लिखो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, तो आपको ये वाली परिभाषा लिखनी होगी, ठीक है। अब देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन बन जाता है आपका। अब देखो, राजकुमार वर्मा के अनुसार, क्योंकि देखो छायावाद की ना बेटा परिभाषा काफी लोगों ने अपने अपने तरीके से दी है। अब देखो, डॉक्टर राजकुमार, राम कुमार, डॉक्टर राम कुमार के अनुसार, डॉक्टर राम कुमार के अनुसार देख लीजिएगा, उन्होंने कहा कि जब आत्मा की छाया परमात्मा पर, जब आत्मा की छाया, जब आत्मा की छाया परमात्मा में और परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ती है, आत्मा में पड़ती है, तो यही छायावाद है, तो यही छायावाद है। अब देखो, जिन्हें याद रखना कि राम कुमार
के अनुसार क्या थी, तो रामकुमार वर्मा लिख दो, यहाँ पर क्या लिख दो, वर्मा लिख दो। रामकुमार वर्मा के अनुसार क्या थी कि जब आत्मा की छाया परमात्मा पर और परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ती है, उसी को हम क्या कहते हैं, छायावाद कहते हैं। क्या कहते हैं, छायावाद कहते हैं। बताओ कोई डाउट यहाँ से नहीं होना चाहिए। और क्वेश्चन सुनते चलिएगा आगे की तरफ। ठीक है, अब लिखो भागीरथी मिश्र के अनुसार, भागीरथ लिख दो, भागीरथ मिश्र के अनुसार भागीरथी मिश्र के अनुसार लिख लीजिएगा। भागीरथी मिश्र के अनुसार लिख लो। आत्मा और परमात्मा का गुप्त विलासी छायावाद है। आत्मा और परमात्मा का गुप्त विलास ही छायावाद है। ठीक है, अब एक और रह गए अपने, एक और लिख लीजिएगा। ठीक है, 3 हो गए यहां तक। अब एक और लिखिएगा, चौथा पॉइंट आपके लिए आ गया। हमने 3 के अनुसार आपको बता दी, चौथे के अनुसार भी देख लीजिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देख लीजिएगा। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भी देख लो। के अनुसार देख लो कि प्रस्तुत के स्थान पर अप्रस्तुत कथन की व्यंजना ही छायावाद है। व्यंजना ही छायावाद है। ठीक है, तो अब छायावाद को अच्छे तरीके से समझ लो। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन यहां से फिर बन जाता है। पहले छायावाद को देख लेते हैं। अब देखो जल्दी से, देखो छायावाद की विशेषता बता सकते हो कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह, ये किसने दिया था, डॉक्टर नगेंद्र ने दिया था। किसने दी थी ये परिभाषा, डॉक्टर नगेंद्र ने दी थी। ठीक है, और देखो इसमें इसी को में देखो करुणा और वेदना की भावना देखने को मिलती है, प्रकृति का मनोहर चित्रण देखने को मिलता है, और अज्ञात सत्ता के प्रति प्रेम की भावना देखने को मिलती है। अब देखो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार बेटा छायावाद की अगर आपको परिभाषा पूछी जाए तो कह सकते हो स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोही क्या है, छायावाद है। स्थूल के प्रति क्या है, छायावाद है। ठीक है, अब देखिएगा आगे की तरफ। अब आगे की तरफ देखिएगा कि डॉक्टर राम कुमार शुक्ल के अनुसार पूछा जाए तो बेटा क्या आप बता पाओगे, तो बता दो जब आत्मा की छाया परमात्मा पर और परमात्मा की छाया जब आत्मा पर पड़ती है वही क्या है, छायावाद। ये किसने कहा, क्या कहा कि राम कुमार शुक्ल ने कहा, वो राम कुमार वर्मा ने, बेटा किसने कहा था, राम कुमार वर्मा ने कहा था। अब देखो नेक्स्ट, अब देखो भागीरथ मिश्र के अनुसार देख लो कि आत्मा और परमात्मा का गुप्त विलासी बेटा क्या कहलाता है, छायावाद कहलाता है। क्या कहलाता है, छायावाद कहलाता है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भी देख लो, क्यों देखो अप्रस्तुत है, मतलब इसे आप पता है और अप्रस्तुत कथन बोल दिया जाता है तो वहां पर कौन सा है, छायावाद है। किसने कहा था, रामचंद्र शुक्ल ने कहा था बेटा। ठीक है, अब देखो यहां से शुक्ल बेटा है ना। अब देखो ये क्वेश्चन यहां से बन जाता है आपके लिए छायावाद के कवि। क्या बन जाता है, छायावाद के कवि। तो आप उन्हें लिख लीजिएगा जल्दी से, क्योंकि छायावाद के 4 आधार स्तंभ कवि थे। कितने, ये ओटी लिख लो बेटा पहले, सबसे पहले छायावाद के आधार स्तंभ कवि, आधार स्तंभ कवि। तो छायावाद के आधार स्तंभ कवि लिख लीजिएगा। ठीक है, लिखो पहले कौन हो जाएंगे, हमको पता है जयशंकर प्रसाद,
क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि छायावाद के किन्हीं दो कवि तथा उनकी रचनाओं को लिखो, तो क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है। तो आप लिखो, यहाँ पर हो गए बेटा आपके कौन, जयशंकर प्रसाद की रचना क्या कर सकते हैं हम, कामायनी। कौन सी है, कामायनी, कामायनी बेटा है ना, कामायनी रचना है। चलो हम भी दोबारा से लिख देते हैं ना, कामायनी, कामायनी, ठीक है। और कामायनी हो गई, और इनका एक और लिख सकते हो, झरना, आंसू, झरना, लहर, सब इन्हीं की रचना है बेटा, ठीक है। झरना लिख दो आप, लिखना चाहो नहीं मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, दूसरा लिख लो, सुमित्रा नंदन पंत, नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत की रचना लिख लो, पल्लव और गुंजन, पल्लव कोमा गुंजन, ठीक है, गुंजन की रचना है ना, गुंजन। और महादेवी वर्मा लिख दो, महादेवी वर्मा लिख लीजिएगा, महादेवी वर्मा को लिख दो, नीरज, नीरजा कह दो, क्या कह सकते हो, नीरजा कह सकते हो, नीरजा कह दो, या दीप शिखा कह दो, या दीप शिखा कह दो। और एक और रह गए हमारे, कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। तो इनकी तो आप काफी रचना याद होंगी जो हमसे पढ़े हुए पहले से बेटा, परिमल, और कौन सी है, गीतिका, अनामिका, छतरी चमार, बिल्लेश्वर बकरिया, ठीक है, इनकी सबकी रचना है, बेला गीत, ठीक है। 4 पॉइंटर। अब ध्यान से सुन लो, क्योंकि यहाँ पर एक कोटि और बन जाती है, आपसे पूछा जाता है कि आधुनिक युग की मीरा, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, कमेंट करके बताना, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। चलो हम ही बता देते हैं, महादेवी वर्मा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, महादेवी वर्मा को कहा जाता है। तो याद रखना। और प्रकृति का सुकुमार कवि, अब देखो सुमित्रा नंदन को प्रकृति का सुकुमार सभी, प्रकृति का सुकुमार, सुकुमार, कुमार, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को क्रांति का अग्रदूत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को क्या कहा जाता है, क्रांति का अग्रदूत, क्रांति का अग्रदूत, क्रांति का अग्रदूत, ठीक है, याद रखना। तो देखो छायावाद के आधार स्तंभ जो जनक है बेटा वो कौन हो गए, जयशंकर प्रसाद। और प्रकृति का सुकुमार शरीर किसे, वो सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, सुमित्रा नंदन पंत को। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, महादेवी वर्मा को। और सूर्य, देखो आपसे पूछा जाए कि क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, क्योंकि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का प्रिय विषय बादल है। क्योंकि जब जब उन्होंने देखा उनकी रचनाओं में तो बादल उन्हें अत्यधिक प्रिय लगते हैं और बादलों के ऊपर ही उन्होंने अत्यधिक वर्णन किया है, ठीक है। आप रिवीजन करिएगा बेटा। अगर कोई भी समस्या बने तो आप कमेंट करके बता सकते हो, कभी भी पूछ सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद बेटा, कल आपकी क्लास आएगी, ठीक है, बाय बाय, टाटा।